अभी अपन बात कर रहे हैं ब्रीडिंग मैंने आपको बताया इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग एंड ऑल. नाउ ब्रीडिंग की बात करोगे तो द टेक्निक्स हैव इम्प्रूव्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर मोर अबाउट ब्रीडिंग. लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीडिंग, controlled breeding experiments now we'll talk about. And when we are talking about controlled breeding experiment, here we'll focus on artificial insemination. Now, what do you mean by artificial insemination? During coitus, during sexual intercourse, when male releases semen in the reproductive tract of female, then this is termed as insemination. Sexual intercourse के टाइम पर लास्ट में जब मेल अपना सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल वेजाइना में रिलीज कर देता है, तब वो टर्म होती है इंसेमिनेशन. तब उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. लेकिन अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हुआ? मेल से सीमन को मेल से सीमन इजैकुलेट करवा लेते हैं एक कंटेनर में, और उस सीमन को एक पतली सी पिपेट के थ्रू फीमेल के अंदर, ठीक, उस सीमन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब आर्टिफिशियली रिलीज किया जाता है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तब उसे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैटल, जब हम कैटल्स की बात कर रहे हैं, उनमें ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? लुक, अ सुपीरियर मेल बुल इज सेलेक्टेड. सुपीरियर मेल बुल को सेलेक्ट किया और सुपीरियर काउ को भी सेलेक्ट कर लिया, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें करवाना है. इस बुल से सीमेन को इजैकुलेट करवा कर रख दिया एक कंटेनर में, और उस कंटेनर से थोड़े अमाउंट में सीमेन को लिया और इस काउ के वेजाइना के अंदर इसे रिलीज कर दिया गया. क्लियर? तो इस सीमन को काउ के अंदर रिलीज करवा दिया, लेकिन मेल के साथ नेचुरल मीटिंग नहीं होने दी. इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. लुक, सो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. हियर द सीमन is collected from the male which is chosen as parent, and the semen is released in the reproductive tract of selected female by the breeder. जिस फीमेल को ब्रीडर ने सेलेक्ट किया एज अ फीमेल, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को रिलीज कर दिया जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सीमेन, लुक, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब जरूरत पड़ती है तब चीजें ही इन्वेंट होती हैं, तब ही इन्वेंशन का थॉट आता है. लिसन, नेचुरल मेटिंग में कई एनिमल्स के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, तो एक टेक्निक के बारे में सोचा गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या एडवांटेज? बुल के साथ नेचुरल मेटिंग करवाने की जरूरत नहीं. पहली बात, बुल का केवल सीमन चाहिए, बुल खुद फिजिकली नहीं चाहिए. क्लियर? सो दूसरा, डिजायरेबल मेटिंग कैन बी कैरिड आउट. सपोज ब्राउन स्विस बुल की बात करोगे तो स्विट्जरलैंड से ब्राउन स्विस का बुल मंगवाया आपने, फिर उसे मेंटेन किया, और फिर स्विट्जरलैंड से आए हुए बुल के साथ आपने सपोज साहिवाल काव या गिर काव के साथ उसकी मीटिंग करवाई. लेकिन दो अलग अलग ब्रीड के अंदर मीटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपने ब्राउन स्विस बुल का केवल सीमन लिया और अलग अलग साहिवाल काव के अंदर उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया. तो नेचुरल मेटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, ओनली सीमन इज रिक्वायर्ड. और जिस काव में था उसके अंदर सीमन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपने डिजायरेबल मेटिंग करवा दी. यहां टर्म मेटिंग नहीं यूज के, डिजायरेबल क्रॉसिंग करवा दी. दिस वुड बी फार बेटर, दिस कुड बी फार बेटर. नाउ दिस हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग. तो नॉर्मल मेटिंग में जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. नाउ एक बार सीमन इजैकुलेट हो जाए तो उसे पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यूज करना पड़ेगा. अगर नहीं किया तो उसके बाद वो बेकार हो जाएगा. सो लेटर ऑन धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टेक्निक्स डेवलप हुई. तो यू माइट बी नोइंग अबाउट क्रायो प्रिजर्वेशन. -196 डिग्री सेल्सियस पर सीमन को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं. तो पहले क्या करना पड़ता था? सीमन अगर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया तो सीमन को इमीडिएटली
यूज करना होगा तो जितने काव अवेलेबल हैं उनमें इंसेमिनेट करवा दें। लेकिन अब जैसे टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, क्या एडवांटेज मिला? लुक नाउ, सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली, अगर आप चाहो तो इसको इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं, और सीमन कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड एट लेटर डेट्स। इस सीमन को निकाला, जितने को फर्टिलाइज करना था कर दिया, बचे हुए सीमन को आपने फ्रीज कर दिया। द फ्रोजन सीमन कैन बी यूज्ड एट लेटर डेट्स। इस सीमन को बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में फ्रिज नहीं और वो आइसक्रीम खरीद कर लाया तो उसको इमीडिएटली गिवन टाइम में आइसक्रीम खानी पड़ेगी, वरना मेल्ट हो जाएगी। बट अगर आपके पास फ्रिज है तो क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम लेकर आए, जितनी आपको खानी थी उतनी खाई, बाकी सब आपने फ्रीज कर दी, बाद में 2, 3, 5 दिन 10 दिन बाद आप खा सकते हैं। नाउ ठीक, तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट सीमन। सीमन की बात करोगे तो सीमन कैन बी फ्रोजन। आज इसको फ्रीज कर दिया और जब आपको रिक्वायरमेंट हुआ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, देन इट कैन बी यूज्ड एट लेटर डेट्स। वन मोर थिंग, सीमन कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फ्रॉम द प्लेस वेयर फीमेल इज हाउस्ड। सीमन को एक जगह से दूसरी जगह फ्रोजन फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? यहां पर आपके पास लैब है, इसमें सीमन प्रिजर्व है और फीमेल यहां से 50 किलोमीटर दूर है, तो इस सीमन को फ्रोजन फॉर्म में ही वहां पर ले जाया जाएगा जहां फीमेल अवेलेबल है। उसके बाद सीमन लिक्विफाई किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया जाएगा। सो लुक, फिजिकल बुल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेटिंग, ओनली सीमन इज रिक्वायर्ड। ठीक, इट हेल्प्स इन डिजायरेबल क्रॉसिंग। जिस जिस फीमेल को आपको करना है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है। दूसरी बात, इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। एक बार बुल जब सीमन इजैकुलेट करेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में करता है, तो अगर उस पूरे अमाउंट को साइंटिफिकली यूज करें तो नॉट ओनली सिंगल बट सेवरल काउज कैन बी फर्टिलाइज्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज, सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मेच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज फेयरली लो even though artificial insemination is carried out. So even we have used technique artificial insemination, but the success rate of crossing mature male and female is fairly low. Clear? Now artificial insemination में अपन ने limitation को देखा. We have seen the limitation that despite of crossing mature male and female, the success rate is fairly low. Now what to do? Look, a technique called MOIT, multiple ovulation embryo transfer, a technique called MOIT, multiple ovulation embryo transfer. This is a technique which was developed for herd improvement program. This was developed for herd improvement program. Now, to improve the chances of successful production of hybrids, artificial में insemination में limitation आई, तो to improve the chances of successful production of hybrids, we developed a technique called MOIT. This is multiple ovulation embryo transfer and related with herd improvement program. Look, MOIT में करते क्या है, अगर आप वर्ड पर ध्यान दे तो खुद मतलब समझ में आ रहा है। मल्टीपल ओवुलेशन, इसका मतलब किसी फीमेल के अंदर मल्टीपल ओवुलेशन करवा दो, उसके बाद एग को फर्टिलाइज करवा दो, and those fertilized eggs will be transferred in other female, and that female would be surrogate mother, and that female would be surrogate mother. So multiple ovulation में exactly what we do is we select a female cow. Here we'll take example of cow because right now we are focusing only on cow. Cow buffaloes के ऊपर focus कर रहे हैं, but right now only on cow for milk production, because milk production is the need of time. We are focusing on white revolution. We are focusing on white revolution. That is बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है इंडिया के अंदर. एंड एज यू नो, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री अभी कोई है तो दैट इज इंडिया. तो इंडिया जो सबसे कम मिल्क प्रोडक्शन कर रही थी, वो अब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते इस लेवल पर चला गया कि ओवरऑल अगर सारी कंट्रीज को कंपेयर किया जाए तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है. इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट वी डू इन MOIT, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के अंदर किया क्या जाता है, वी सेलेक्ट अ जेनेटिक मदर.
एक ब्रीडर ने सेलेक्ट किया कि ये काव है, सपोज साहीवाल, बेस्ट साहीवाल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली साहीवाल को सेलेक्ट कर लिया. नाउ व्हाट टू डू? दिस फीमेल इज इंजेक्टेड विद हार्मोन. इस फीमेल में, दिस फीमेल इज एडमिनिस्टर्ड विद हार्मोन विद एफएसएच लाइक एक्टिविटी. एफएसएच लाइक एक्टिविटी हार्मोन को जब आपने किया तो फॉलिकल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो ओवुलेशन ज्यादा होगा. A female cow generally releases one egg at a time. But when we administer hormone with FSH-like activity in a given dose, 6 to 8 eggs are released instead of 1. पहले एक egg release होता था, अब 6 से 8 egg release हुए इस जेनेटिक मदर में, जिस काउ को आपने सेलेक्ट किया एज ए जेनेटिक मदर. नाउ इस काउ के अंदर या तो अब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दो या एलीट सुपर क्वालिटी एलीट बुल के साथ इसकी मेटिंग करवा दी जाए, नॉर्मल मेटिंग. नाउ इस काउ के अंदर 6 to 8 एग रिलीज हुए. 8 डिफरेंट एग्स विल गेट फर्टिलाइज्ड विद 8 डिफरेंट स्पर्म्स. विल गेट फर्टिलाइज्ड विद 8 डिफरेंट स्पर्म्स. नाउ 8 different fertilized egg oblique embryos can be obtained. तो 8 अलग अलग एग 8 अलग अलग स्पर्म के साथ फ्यूज हुए तो आपको 8 डिफरेंट फर्टिलाइज्ड एग ओब्लिक एम्ब्रियोज मिले. नाउ इस जेनेटिक मदर में से इन सारे एम्ब्रियोज को रिमूव कर लिया जाएगा नॉन सर्जिकली. नॉन सर्जिकली इन एम्ब्रियोज को रिमूव किया जाएगा और इन एम्ब्रियोज को 8 अलग अलग सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ये जो 8 अलग अलग सरोगेट मदर्स होंगी, ये काव होनी चाहिए, किसी भी ब्रीड की काव हो. इज दिस क्लियर? जेनेटिक मदर को प्रेग्नेंट नहीं किया जाएगा, वो केवल सुपर ओवुलेशन के लिए रखी जाएगी. ये जो एग रिमूव किए गए हैं, जो एग रिकवर किए गए हैं जेनेटिक मदर से, दे आर ट्रांसफर्ड इन 8 डिफरेंट सरोगेट मदर. तो प्रेग्नेंट कौन हुई, जेनेटिक मदर या सरोगेट मदर? ऑफ कोर्स सरोगेट मदर. इंप्लांटेशन किस में होगा? सरोगेट मदर. प्रेग्नेंट कौन होगी? सरोगेट मदर. बच्चा जब सरोगेट मदर से पैदा होगा तो मिल्क भी किस में आएगा? सरोगेट मदर. लेकिन वो जो 8 अलग अलग बच्चे पैदा होंगे सरोगेट मदर से, उसमें जीनोटाइप तो किसका होगा? जेनेटिक मदर का ही होगा. और जेनेटिक मदर अगर मैंने एग्जाम्पल साहीवाल ली है तो वो 8 के 8 बच्चे किसके होंगे? साहीवाल के. किसके होंगे? साहीवाल के. तो एक जेनेटिक मदर, एक साहीवाल मदर ज्यादा से ज्यादा 8, 10 या 12 बच्चे पैदा करने के बाद बूढ़ी होगी और फाइनली वो मर जाएगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन डेफिनेट होता है. बट किसी काउ से बिना प्रेग्नेंट किए हुए 16 से 20 बच्चे मिल जाएं तो साहीवाल का नंबर बहुत कम टाइम में बढ़ जाएगा कि नहीं? जानवरों के झुंड को, group of animal is termed as herd. So if we want to increase herd size in a short duration, the technique used is termed as moit. जो टेक्निक यूज करेंगे वो कौन सी होगी? moit. Is this clear? Now, तो I should repeat. Cow, that is genetic mother, she is administered with hormones like with FSH like activity. Instead of 1, 6 to 8 eggs are released. Now this cow is either mated with elite bull or even artificial insemination could be done. Now these fertilized egg oblique embryo, these are recovered in 8 to 32 cell stage but non-surgically. जेनेटिक मदर के अंदर एक पाइप के थ्रू नॉर्मल सलाइन रिलीज किया जाता है. ठीक. नाउ दीज एम्ब्रियो फ्लोट्स इन नॉर्मल सलाइन, और नॉर्मल सलाइन को सक करोगे तो सारे के सारे एम्ब्रियो आ जाएंगे निकल कर बाहर. दिस इज टर्म्ड एज नॉन सर्जिकल रिमूवल एंड दे आर ट्रांसफर्ड इन सरोगेट मदर. सरोगेट मदर काउ होनी चाहिए, किसी भी ब्रीड की हो. यू गॉट द पॉइंट? तो प्रेग्नेंट कौन हुई? सरोगेट मदर. लेकिन फर्टिलाइजेशन किस में हुआ? जेनेटिक मदर. ओवुलेशन किस में हुआ? जेनेटिक मदर. नाउ this genetic mother is again available for second round of ovulation, second round of super ovulation. Is this clear? So difference between genetic mother and surrogate mother, is this clear? I hope yes. Now moit. moit has been demonstrated. moit बहुत सारे एनिमल्स में यूज कर चुके हैं अब तक.
It has been demonstrated in cow, it has been demonstrated in buffalo, it has been demonstrated in sheep, rabbit, mare, female horse is termed as mare. तो in number of animals, बहुत सारे animals के अंदर moit has been successfully performed. Now, look, as I said, genetic mother is available for another round of superovulation. Now, if a question is asked, वो कौन सी टेक्निक है जिसमें बहुत कम टाइम के अंदर हर्ड साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, एंड दैट टेक्निक इज मॉइट. मॉइट इज द टेक्निक टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम. लुक, एज आई सेड, एक काउ 8 या 10 बच्चे पैदा करती है अपने पूरे लाइफ स्पैन में. उसके बाद धीरे धीरे शी ग्रोज ओल्ड एंड फाइनली शी डाइज. तो अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर 8, 10 या 12 बच्चे पैदा करती है. बट if we take 16 to 20 eggs उस काउ से ले लिए जाएं, तो बिना प्रेग्नेंट किए हुए उस काउ को, प्रेग्नेंट तो कौन होगी, सरोगेट मदर, 16 से 20 बच्चे मिल जाएंगे. लुक, इंडिया की बात करोगे, इंडिया में कैटल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जानवर आपके पास इंडिया के अंदर हैं. बट इतनी सारी गायियां, इतनी ब्रीड ज्यादा दूध देती हैं, इतनी एवरेज दूध देती हैं और इतनी एवरेज से भी कम मिल्क प्रोड्यूस करती हैं. Now what to do? If you want to increase साहिवाल, आप चाहो कि साहिवाल का नंबर बढ़ जाए, तो you don't have magic wand with you. आपके पास कोई जादू की छड़ी, मैजिक वैंड नहीं है कि साहिवाल 1 करोड़ हो जाए तो साहिवाल 1 करोड़ हो जाएंगी. Now what to do? We can use this technique to increase herd size of sahiwal in a short duration, and how moit is performed I have already told you. Now, again, in this technique we use superior female and we use superior male. Superior bull should have lean meat. लीन मतलब जिस बुल के अंदर मास तो बहुत ज्यादा हो लेकिन फैट कंटेंट कम हो, उसको बोलते हैं लीन मीट. लीन मीट इज द मीट विच इज हैविंग लेस फैट कंटेंट, एंड द सुपीरियर फीमेल इज द फीमेल विच यील्ड्स हाई मिल्क. तो high milk yielding breed of female is crossed with the male bull which is having lean meat. The male bull which is having lean meat. Yes or no? I hope clear. So this technique is termed as MOIT, multiple ovulation embryo transfer. Hello students, today we will study about fisheries. As the term fishery, you can recall about fishes. Yes, truly, we will talk about fishes. Now, when we are talking about fishes, there are large number of fishes which are edible, but strictly all fishes are not edible. When we are talking about fish, there are some qualities of fish why they are being consumed. जब fish की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई खास बात होगी जो उसे consume किया जाता है. Look, if I say fish is a very good source of protein, गलत नहीं होगा. You get calcium from fish, you get other minerals from fish, you get different type of vitamins from fish, but you never expect carbohydrate from a fish. Is this clear? So that means truly when we are talking about fish, fish is only a protein. Now, let's talk about fishery. What is fishery? Fishery is an industry devoted to catching, processing, or selling of fishes, shellfishes. Shellfish means mollusk. Other aquatic animals. Other aquatic animals includes prawn, crab, lobster, and other lot of things. Now, so I told you about fishery. This is an industry which is related with or devoted to catching, processing, or selling of fishes, shellfish, other aquatic animals. But right now, we will focus mainly on fish. When we are talking about fish, I said fish is a very good source of protein. मैंने आपसे बोला था fish protein का बहुत अच्छा source है. You obtain DHA from fish. You obtain omega-3 from fish. So you get these things from fish. Now, when we are talking about fish, there are important edible fishes. Let's talk about few. Freshwater fish. The important
and the preferred freshwater edible fishes, it includes katla, it includes rohu, mrigal, common carp, magur, mistus. Magur is, scientifically this is termed as Clarius batrachus, and mistus singhala. Now, these all are freshwater fish, and most of you are familiar with this fish, katla and rohu. Is this clear? Some of you have even heard about these magur, mistus. These are termed as catfishes. These are termed as catfishes. Why these are termed as catfishes? So look, fishes which have these kind of barbels are termed as catfish. Otherwise, there is no such term related with cat. Only because of these barbels, they are termed as catfish. Now, let's talk about examples of edible fishes, but marine edible fishes. Hilsa is marine, salmon, sardine, mackerel, pomfret, etc. So these all are marine fishes. Now, when we are talking about marine fishes have a good source of omega-3 fatty acids. Marine fishes are rich in omega-3 fatty acids, but if I have to focus richness, these three would justify themselves. Salmon, sardine, mackerel, they are rich in omega-3 fatty acids. Now, let's talk about pomfret. Pomfret is that fish which was not found in Indian waters. इंडिया के समुद्र के अंदर pomfret fish नहीं मिला करती थी. Then how it happened? Look, when we are talking about India, here we talk about Bay of Bengal. It's not Bank of Baroda, it is Bay of Bengal. And here you talk about Arabian Sea, and this is Indian Ocean. This fish, that means we are talking about pomfret. Pomfret fish was introduced by the foreigners in Indian sea water. इंडिया के समुद्र में pomfret fish को foreigners ने ships में भर भर कर रिलीज किया था. Is this clear? So this is an important point related with pomfret. Now, when we are talking about fishery, fishery is divided into two parts. जब फिशरी की बात करते हैं तो फिशरी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया. वन इज कैप्चर फिशरी एंड अदर इज कल्चर फिशरी. एक है कैप्चर फिशरी और दूसरी है कल्चर. कैप्चर वर्ड आपको समझ में आ रहा है. फिशेस को केवल नेट डालकर पकड़ लेते हैं एंड देन दे आर सोल्ड इनटू मार्केट. लुक, capture fishery, if I talk about, this type of fishery has been practiced since thousands of years. हजारों साल से फिशेस को पकड़ा जाता है from aquatic bodies. Aquatic body, it could be sea, it could be river, it could be stream, it could be lake, it could be sea, ocean, whatever we are talking about. So aquatic body से you catch fishes, and these fishes are directly caught and sold into market. यहां rearing का concept नहीं आएगा, यहां fishes को पालने का concept नहीं आता, but human population is increasing, demand of food is increasing now, so we are looking towards fish. Those who consume fish, they have a good source of protein. Now, for them, you have to increase fish production. So how this could be increased? Let's talk about this one. Culture fishery. Now, we can even culture fishes. How? Fishes को अपन culture भी कर सकते हैं. Look, we form ponds of different size. अलग अलग size के ponds, तालाब बनाए जाते हैं, उन्हें पानी से भर दिया जाता है एंड उसके अंदर फिशेस को छोड़ दिया जाता है. साल भर में फिशेस खा पी कर बड़ी हो जाती हैं, उसके बाद दे आर कॉट एंड देन दे आर सोल्ड इनटू मार्केट. तो यहां फिशेस को कल्चर करने की बात करें, फिशेस को छोटी छोटी सी फिशेस को पालेंगे, उसके बाद बड़ी होगी, तब उनको पकड़ेंगे एंड देन दे आर सोल्ड इनटू मार्केट. लुक, कल्चर फिशरी. हियर कल्चर फिशरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर. व्हाट आई सेड? मोनोकल्चर एंड polyculture. Look, monoculture, when we are rearing only single species of a fish in a pond,
जब एक तालाब में, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में या एक पॉन्ड में केवल सिंगल स्पीशीज को ही पाल रहे हैं तो आप बोलेंगे मोनोकल्चर। और अगर एक से ज्यादा स्पीशीज पाली जा रही है, इफ वी आर रियरिंग मोर देन वन स्पीशीज इन अ सिंगल पॉन्ड, देन दिस इज टर्म्ड एज पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर में, एज आई टोल्ड यू, मोर देन वन स्पीशीज इज कल्चर्ड इन अ सिंगल पॉन्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, let's talk about this pond. Here you can see three different types of fish. On the surface you are looking for a fish called katla. In middle segment you find rohu, and at the bottom you find mrigal. So katla, rohu and mrigal, they are cultured in the same pond. They are reared in the same pond. This is termed as polyculture. This is termed as polyculture. Now, let's talk about the quality of polyculture. You tell me, are all fishes edible? क्या सारी फिशेस खाने लायक होती हैं? नहीं। तो क्या सारी फिशेस पालने लायक होंगी? नहीं। Look, polyculture. Those fishes which are fit for polyculture, जो फिशेस पॉलीकल्चर के लायक हैं, उस ग्रुप ऑफ फिश को कहा जाता है मेजर कार्प। अगर मैंने बोला मेजर कार्प, इसका मतलब है मेजर कार्प आर फिट फॉर पॉलीकल्चर। मेजर कार्प फिशेस, दे आर फ्रेश वाटर इन नेचर, ये फ्रेश वाटर की होती है। दूसरी बात, दे हैव द क्वालिटी ऑफ हाई ग्रोथ रेट। इन फिशेस की ग्रोथ रेट हाई होती है, इन फिशेस की रिप्रोडक्शन रेट हाई होती है, एंड दीज आर पैलेटेबल, मतलब ये टेस्टी भी होती हैं। इज दिस क्लियर? सो पॉलीकल्चर के लायक जो फिशेज हैं, दे बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड मेजर कार्प। नाउ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर कार्प फॉर पॉलीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में पॉलीकल्चर के लिए मेजर कार्प का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है कतला, रोहू, मृगल। वो किसका है? कतला, रोहू, मृगल। नाउ polyculture में we select the species which feed at different levels. We select the species of fishes which feed at different levels. Look, katla is a surface feeder. कतला फिश का अगर माउथ देखे तो आपको पता लग जाएगा यह सरफेस फीडर है। इसका फूड यहां पर अवेलेबल है, तो इसको बाकी दो जगह के फूड से मतलब नहीं है। When we are talking about रोहू, आप माउथ को देखो, दिस फिश इज हैविंग टर्मिनल माउथ, ये केवल लेवल फीडर है, इसको ऊपर और बॉटम से कोई मतलब नहीं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मृगल, इफ यू लुक एट द पोजीशन ऑफ माउथ, आपको पता लग जाएगा दिस इज बॉटम फीडर। तो आपने पॉलीकल्चर में जिन फिशेस को सिलेक्ट किया, उसमें एक बात का ध्यान रखा, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन रिलेटेड विद फूड, आपने फिशेस को अलग अलग लेवल पर फीड करने वाली फिशेस को सिलेक्ट किया। So this is surface feeder, this is level feeder, and this is bottom feeder. So katla, rohu and mrigal, this is the best Indian combination for polyculture. As I told you, all these fishes are major carp, and major carp are found in fresh water. Is this clear? Now, ठीक, कल्चर में अपन ने बात की मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर, और एक पार्ट मैंने आपको बताया कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल पॉन्ड। एक बड़ी सी जमीन को, 2 हेक्टेयर बड़ी जमीन को करीब आप 6 फीट तक खोद दें, उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक, एडिबल चीजें जो भी फिश के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सब वहां पर ग्रो की जाती हैं और सब प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद छोटी छोटी फिशेस वहां छोड़ दी जाती हैं। जब वो बड़ी होती हैं तो फिशेस को क्या होगा, वहां से नेट से पकड़ा जाता है, एंड देन दे आर सोल्ड इनटू मार्केट। बट मीनवाइल, जब आपने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया तो फिशेस कहां से लाएंगे? तो फिशेस कहां से लाएंगे? लुक, नेचुरल एक्वेटिक बॉडी, नदी से, बड़ी बड़ी लेक या पॉन्ड से आप फिशेस को पकड़ लाए ना। एक तरीका यह है, वन मैथड इज कलेक्ट द फिशेस or seeds of the fishes or fertilized eggs of fishes from the bank of river in breeding season. नदी किनारे से ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर या तो आप एग्स को कलेक्ट करके लाओ और इस पॉन्ड में डाल दो। दूसरी बात,
अब इफ यू डोंट हैव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स, अगर आपको एग्स की क्वालिटी नहीं पता तो अलग अलग तरह के एग्स आ जाएंगे, उनसे फिशेस डेवलप होंगी। शुरू में तो आपको सारी फिशेस एक जैसी दिखेंगी, लेकिन बाद में आपको लगेगा अरे ये फिश तो पालनी ही नहीं थी, ओ माय गॉड ये तो कार्निवोर है। क्योंकि कार्निवोर फिश है, जैसे मैंने आपको बताया था कैटफिश, मगुर क्लेरियस बैट्रिकस, उसका पॉलीकल्चर नहीं करके क्या करेंगे, मोनोकल्चर करेंगे। दैट इज एडिबल, पैलेटेबल, टेस्टी फिश है, लेकिन पॉलीकल्चर नहीं करके क्या करेंगे, मोनोकल्चर करेंगे। इज दिस क्लियर? क्योंकि वो कार्निवोर है, ठीक है। तो हर्बीवोर ग्रुप ऑफ फिशेस को कहां रखा जाता है, पॉलीकल्चर के अंदर, और अगर कार्निवोर को ही करना पड़ रहा है तो अलग से करेंगे, दैट इज मोनोकल्चर। नाउ व्हाट टू डू, एक पॉइंट, ब्रीडिंग। लुक, most of the fishes have breeding season as rainy season, but strictly all fishes do not have breeding season as rainy season. ज्यादातर फिशेस का ब्रीडिंग सीजन रेनी सीजन होता है, और जब अपन मेजर कार्प की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट रेनी सीजन। लुक नाउ, ये जो पॉन्ड्स बनाए गए हैं इनमें फिशेस को इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं, और जो मैंने आपको बताया अलग अलग एग्स लाएंगे, उसमें सॉर्टिंग में दिक्कत होगी कि नहीं। नाउ हाउ टू ऑब्टेन प्योर सीड्स, तो इसमें क्या किया गया, फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर या फ्रॉम रिवर और लेक्स, किसी भी एक्वेटिक बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल कतला फिश को पकड़ के ले आए आप, चाहे लेक से लेकर आए, चाहे नदी से लेकर आए, चाहे तालाब से लेकर आए, कतला फिशेस को पकड़ ले आए, हेल्दी कतला फिशेस को सिलेक्ट कर लिया, और एक पॉन्ड में, छोटे से पॉन्ड जिसको बोलते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड, या समझने के लिए एक बड़े से टब के अंदर आपने कतला फिश को डाल दिया, और 2:1 के रेशियो में हेल्दी कतला फिश को डाला। 2:1 के रेशियो में दो तो मेल और एक फीमेल, यू गॉट द पॉइंट, दो मेल और एक फीमेल रखी गई। इज दिस क्लियर? 2:1 का रेशियो रखा गया, गॉट द पॉइंट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, इज दिस क्लियर? वी आर डूइंग टू ऑब्टेन प्योर सीड, अपने को केवल प्योर सीड्स मिले। अब इन फिशेस के अंदर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट क्या लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को इंजेक्शन में भरा, उसमें हार्मोन होगा गोनेडोट्रोपिन, और ये हार्मोन इन फिशेस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो ये जितनी भी कतला फिशेस आपने इस पॉन्ड में या इस बड़े से टब में रखी थी 2:1 के रेशियो में, सब में आपने क्या इंजेक्ट कर दिया, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। क्या इंजेक्ट कर दिया, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। इसमें कौन सा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन्स। नाउ मेल के अंदर और फीमेल के अंदर चेंजेस आएंगे, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवा की बात करोगे। Now, these are bony fishes, they have external fertilization. Now, female will lay eggs. फीमेल सारे के सारे अंडे रिलीज कर देगी अपने, और फीमेल के एग ले करने के बाद इमीडिएटली मेल सारा का सारा सीमन जो उसके पास है वो रिलीज कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, सीमन मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्पर्म। मेल फिश के सीमन को बोला जाता है मिल्ट, MILT, मिल्ट। कोई रटने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्लियर। नाउ फर्टिलाइजेशन विल अकर, स्पर्म एग में एंटर करेगा, आपने बोला फर्टिलाइजेशन। नाउ जब इन एग्स की बात करेंगे, इन एग से जो फिश डेवलप होंगी, क्या वो शार्क होंगी, क्या वो रोहू होंगी, नो, वो केवल कतला ही होंगी। तो अब आपको पता है इनसे जो भी डेवलप होंगी सारी कतला होंगी। तो मैंने यहां एक टर्म बताई थी आपको, प्योर सीड्स। इज दिस क्लियर? बिकॉज यहां पर आपने पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट डाला था इनके अंदर, इसलिए एक टेक्निक को नाम दिया हाइपोफाइसेशन टेक्निक। क्या नाम दिया इसको, हाइपोफाइसेशन टेक्निक। हाइपोफाइसिस इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी, सो टेक्निक को क्या नाम दिया, हाइपोफाइसेशन टेक्निक। नाउ 2:1 का रेशियो दिया। रिमेंबर, फर्टिलाइजेशन इज अ चांस फैक्टर। अगर स्पर्म काउंट बढ़ा दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी, इसलिए आपने 2:1 का रेशियो रखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म होंगे तो एग के फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ऑफस्प्रिंग्स का नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। लुक, तो ये जो आपने करवाया ब्रीडिंग, ये था ब्रीडिंग पॉन्ड। उसके बाद आप अलग अलग साइज के पॉन्ड्स डेवलप करते हैं, लेकिन पॉन्ड्स का कोई डिटेल रिक्वायरमेंट अब नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लुक नाउ, हैचिंग पॉन्ड, दीज फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू अदर पॉन्ड फॉर हैचिंग, उसको बोलते हैं हैचिंग पॉन्ड।
हैचिंग पॉन्ड में छोटी छोटी सी फिशेस डेवलप हो जाएंगी, दे आर टर्म्ड एज फ्राई। उसके बाद उस फिश को यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं नर्सिंग पॉन्ड। तो फ्राई थोड़ी बहुत खा पी कर बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड में फिश करीब उंगली के बराबर साइज की बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं फिंगरलिंग। उसके बाद फिंगरलिंग को रियरिंग पॉन्ड से ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टॉकिंग पॉन्ड। अब अगले 6-8 महीने में जब ये फिश करीब 800 ग्राम या 1 किलो के आसपास की हो जाएगी, यू कॉल इट एज स्टेबल साइज, मतलब खाने लायक हो जाएगी, तब नेट डालकर फिशेस को स्टॉकिंग पॉन्ड से पकड़ा जाएगा एंड देन दे आर सोल्ड इनटू मार्केट। सो सारे पॉन्ड्स में सबसे बड़ा पॉन्ड कौन? स्टॉकिंग पॉन्ड। कौन सा पॉन्ड? स्टॉकिंग पॉन्ड। नाउ यहां फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ था फ्राई। फ्राई को आपने यहां खाने पीने के लिए रखा, जब ये साइज में बड़ा हो गया तब उसको ट्रांसफर कर दिया, आपने बात की ये फिंगरलिंग। बट दीज टर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आप केवल सुने समझें, बट पूछा नहीं जा रहा ना। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स की बात की, इसमें सबसे बड़ा कौन? स्टॉकिंग पॉन्ड। तो इस तरह के अगर आर्टिफिशियल पॉन्ड इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ाए जाए तो फिश का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स। Yes or no? Now, so this I told you about breeding and this was about pond. Now what to do? We are thinking of and we are taking steps in increasing fish production. Why? What is Blue Revolution? What it is related with? I'll let you know, but right now, look here. When we are talking about population, large number of population depends on fish products and other aquatic animals. So large number of population depends on fish products and other animals. Look, when we are talking about India, if you look at from this Gujarat belt, you move towards Kerala, then Karnataka and finally towards West Bengal. This is coastal belt. India की coastal belt 4,500 किलोमीटर से लंबी coastal belt है. Now you can imagine different states lie, उनको बोलते हैं coastal state. In states में you have large number of fishermen, so the millions of fishermen and farmers, they are being employed. ठीक, fishery is the source of employment and the source of income, and for few it is the only source of livelihood. जीविका कमाने के लिए, कुछ के लिए तो केवल यही एक सोर्स है, that is fishery. Look, now as I said, fishery has important place in the Indian economy. Fishes को ठीक है, they are being caught, fishes को पकड़ा जाता है, मार्केट में सप्लाई किया जाता है, प्रोसेसिंग करके इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो यू ऑब्टेन अ गुड रेवेन्यू. नाउ अगेन it produces what? Income and employment to, as I said, millions of fishermen and farmers. Fishermen तो आपको समझ में आता है, farmers क्या है? Look, इन राइस पैडी फील्ड्स, धान के खेतों में काफी पानी भरा होता है, इन्हीं के अंदर ये फिशेस को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारी फिशेस वहीं पर वो डेवलप करते हैं. कुछ लोग इवन प्रॉन वगैरह भी डेवलप करते हैं वहां पर, बट राइट नाउ फोकसिंग ऑन फिश. तो यहां पर आपने बात की फार्मर्स कैसे बेनिफिट होते हैं. नाउ टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ फिश, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स जो फिशरीज पर हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड. व्हाट आर, तो जो फिश की डिमांड को मीट आउट करने के लिए बहुत तरह की टेक्निक्स एम्प्लॉय की गई हैं. फॉर एग्जांपल एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फिश, जब आप केवल फिश की ही बात करते हैं तो पीसी कल्चर होगा, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक एनिमल्स तो यह है एक्वा कल्चर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक एनिमल्स देन एक्वा कल्चर, और केवल फिश की बात करेंगे तो पीसी कल्चर. तो बाय दिस टेक्निक अपन ने एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर दी, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. तो कैप्चर भी बढ़ता जा रहा है और कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं. नाउ दिस इज टर्म्ड एज ब्लू रिवोल्यूशन. विच रिवोल्यूशन? Blue Revolution, an effort to increase production of aquatic animals for human consumption. तो यहां पर आपने बात की ब्लू रिवोल्यूशन. यहां पर ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर क्या चीज बढ़ाई जाए? एक्वाटिक एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए.
दैट इज टर्म्ड एज ब्लू रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पता है, व्हाइट रिवोल्यूशन मैंने आपको कैटल्स के केस में बताया था, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, वो व्हाइट रिवोल्यूशन था। तो यहां पर आपने बात की एक्वाकल्चर, यहां एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं। पिसीकल्चर की बात करोगे तो यहां पर आप फोकस करेंगे फिशेस को। इज दिस क्लियर? डिफरेंस क्लियर? सो दिस इज अ क्वाइट ब्रॉड टर्म, जहां केवल फिश नहीं एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिश, जब अपने को फिश की बात करनी है तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फिश। लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ फिश, दिस इज सिन ग्लास। दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर ब्लैडर ऑफ फिश। फिश के एयर ब्लैडर से इस सिन ग्लास को प्रिपेयर किया जाता है। ना एयर ब्लैडर को लिया जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी, एंड दिस सिन ग्लास इज यूज्ड टू क्लियर वाइन। वाइन वगैरह को साफ करने में इसका रोल है। इसका मतलब ये ऑब्टेन कहां से करेंगे आप? एयर ब्लैडर से। क्या हर फिशेज में एयर ब्लैडर होता है? I hope it is restricted only to bony fishes. Now, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर गए हो या आपने कई फैमिलीज में भी देखा हो, कॉड लिवर ऑयल दे प्रेफर। वाई? तो फिशेस का कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल आता है, डायरेक्ट पीने के लिए भी होता है इन फॉर्म ऑफ व्हाट? कैप्सूल्स। इट इज ऑल्सो देयर। नाउ दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। शार्क और कॉड के लिवर से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। दिस इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिश फ्लोर, मछली का आटा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से मछली का आटा, फिश फ्लोर प्रिपेयर किया जाता है। 90% गेहूं का आटा, 10% क्या मछली का आटा मिक्स करके बिस्किट, ब्रेड और केक्स बनाए जाते हैं। टू इंक्रीज टू 45 प्रोटीन, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो फिश की कई चीजें क्या इसके अंदर मिलेंगी, लेकिन सारे बिस्किट, ब्रेड और केक्स में फिश फ्लोर ऐड नहीं होता। जहां ये ऐड है, जिस तरह के बिस्किट, ब्रेड और केक्स जो बने हैं, उनको पैकिंग करने के बाद उनके ऊपर रेड मार्किंग होती है ताकि पता लग जाए नॉन वेज डाइट में कंसिडर होगा। ना फिश मील, नॉन एडिबल पार्ट ऑफ फिश, अरे एडिबल पार्ट तो ह्यूमन कंज्यूम करेगा, नॉन एडिबल पार्ट ऑफ फिशेस दे आर चॉप्ड इनटू पीसेस, छोटे छोटे से पीसेस में काट दिया जाता है, एंड दे आर सर्व टू पोल्ट्री। मुर्गे मुर्गियों के खाने में इनको डाल दिया जाता है, बिकॉज फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एडिबल एज वेल एज नॉन एडिबल पार्ट बोथ हैज प्रोटीन, बट ह्यूमन तो एडिबल पार्ट ही कंज्यूम करेगा। तो व्हाट टू डू फॉर द अदर पार्ट? सो दिस इज टर्न्ड इनटू फिश मील। नाउ disease, let's talk about a few important disease. Fungal disease, look, gill rot. rot का मतलब आपको पता है, gill you know, इसका मतलब यहां एक फंगस है, फंगस कॉल्ड ब्रैन सैंग्विस। ब्रैन सैंग्विस फंगस फिश के गिल्स को इन्फेक्ट करती है। इसके माइसीलियम वगैरह जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज को पेनिट्रेट करते हैं। धीरे धीरे ज्यादातर कैपिलरीज को ये पेनिट्रेट कर डालते हैं, मैक्सिमम ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं, गैसेस एक्सचेंज में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, एंड फिश फाइनली डाई ड्यू टू एस्फिक्सिएशन। दम घुटने की वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसलिए फिश मर जाएगी। नाउ बैक्टीरियल डिजीज, तो गिल रॉट, गिल्स को किसने बर्बाद किया? फंगस ने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरिया। टेल एंड फिन रॉट, लुक, फिशेस दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, तो फिशेस इधर उधर तैरती हुई जाएंगी फूड को सर्च करने के लिए। बट इस डिजीज में टेल एंड फिन, फिश का कॉडल फिन और बाकी सारे के सारे फिन्स धीरे धीरे इस बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से बेकार हो जाते हैं। जब फिश के फिन्स ही नहीं रहे तो फिश क्या करेगी? एक ही जगह पड़ी रहेगी। फिश इधर उधर नहीं जा सकती, तो फिश के पास अपने आप खाना नहीं आएगा। फिश विल स्टार्व एंड फाइनली डाई। एक और बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी के अंदर फिश में एडिमा हो जाता है, सीवियर एडिमा की कंडीशन से फिश की डेथ हो जाती है। सो दिस वॉज अबाउट डिजीज। क्लियर?